हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज जो हम लोग बात करेंगे वो बात करेंगे कोलराउस के सेकंड अनुप्रयोग पर। एप्लीकेशन ऑफ जो कोलराउस लॉ था उनका जो दूसरा अनुप्रयोग था उस पे हम लोग बात करेंगे। लिखा हुआ है कि आयनिक गतिशीलता के मान की गणना इन द कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ आयनिक मोबिलिटी। कहने का मतलब हमारे ये है कि हम जो डायरेक्ट फार्मूले पढ़ते हैं वो फार्मूला पढ़ लेते हैं किसी आयन का जो अभिगमनांक होता है वह उस आयन के द्वारा धारा प्रवाह और बटे जो टोटल आयन प्रेजेंट होते हैं उनके रेशियो की क्या होता है बराबर। ऐसा हम लोग पढ़ लेते हैं। अब आपके दिमाग में एक बात यह आई होगी, तो आपके दिमाग में यह आया होगा कि अभिगमनांक का मतलब क्या होता है। बेटा इसे हम कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसपोर्ट नंबर। ध्यान रहे, अभिगमनांक को कहते हैं ट्रांसपोर्ट नंबर। मेरी बात समझ आ रही है? क्या कहते हैं हम लोग? ट्रांसपोर्ट नंबर। अब एक जनरल सी बात यहाँ समझिएगा। हमने आपसे ये कहा कि जो धारा प्रवाह होती है उसे आप सभी जानते हैं कि चालकता कहते हैं। क्या कहते हैं हम? चालकता। और चालकता को जनरली हम लोग नोट किससे करते हैं? लैम्डा से। तो यहाँ पर ध्यान दें, आयन का अभिगमनांक की बात कर रहा है। तो आयन हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। तो पॉजिटिव को जो हम मानते हैं वो कैटायन कहते हैं और नेगेटिव को एनायन कहते हैं। क्लियर? तो अगर हमारे पास जो C लिखा है, इस C का मीन्स हुआ कैटायन और जो T लिखा हुआ है, T का मतलब हुआ ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब कैटायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। और A का मीन्स हुआ एनायन और T का मीन्स हुआ ट्रांसपोर्ट नंबर, मतलब एनायन का ट्रांसपोर्ट नंबर। तो ये जो लिखा हुआ है कि उस आयन के द्वारा धारा प्रवाह, मतलब सिर्फ एक आयन की चालकता। तो किस आयन की चालकता को यहाँ कैलकुलेट करेंगे? जो आयन हमारे पास जिसका हम अभिगमनांक निकाल रहे होंगे। तो TC हो गया, तो लैम्डा C हो गया, और जो उपस्थित सभी आयन होती है। तो अगर हम सभी आयन की बात करें, सभी आयन की चालकता की बात करें, तो हमने कोलराउस के नियम में पढ़ा है कि अनंत तमता पर जो कुल चालकता होती है वह उनके धनायन की चालकता और ऋणायन की चालकता के योग की क्या होती बराबर। तो कहने का मतलब हम इस सभी आयनों द्वारा जो धारा प्रवाह है इसे हम तुल्यांकी चालकता EQ, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी, और ये इनफाइनाइट सिंबल बता रहा है अनंत तमता पर, इस पर निकाल सकते हैं। अब आपके तुरंत दिमाग में ये आएगा कि ये आया कहां से। तो आइए 2 मिनट के लिए हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। थोड़ा सा हम आपको एक बात बताएं, आप एक जनरल सी बात समझ लीजिए कि अगर हम टेम्परेचर को स्थिर कर दें, क्या कर दें? टेम्परेचर को स्थिर कर दें तो जो चालकता होती है वह भी स्थिर हो जाती है। क्या हो जाती है? वह चालकता भी स्थिर हो जाती है। उसका कारण यह है कि जो चालकता होती है वह आयनों के वेग के अनुक्रमानुपाती होती है। किसके अनुपाती होती है? आयनों के वेग के। देखिए, अगर हम सपोज मान लें कि हमारे पास देखिए कैटायन की चालकता, कैटायन की कंडक्टिविटी ऑफ कैटायन जो है वो है लैम्डा C, और अगर इस कैटायन का वेग निकाल लें तो वेग को आप U से नोट कर लीजिए, तो U और ये हो जाएगा C, UC हो जाएगा कैटायन का वेग। अगर यहां से हम N आयन की चालकता निकालें तो लैम्डा E हो जाएगा, और अगर हम यहां से एनायन का वेग निकाल लें तो क्या हो जाएगा? UV हो जाएगा। क्लियर? अब हमने आपसे कहा, हम जानते हैं, वी नो दैट, बेटा क्या जानते हैं कि जो चालकता होती है आयन की वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है आयन के वेग की। ठीक? तो अगर यहां पर हम पहले एनायन की लिए निकालें
तो लैम्डा जो सी होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यूसी के, सिंबल हटाएंगे कांस्टेंट जोड़ेंगे तो के यूसी हो गया, ठीक है। अब अगर इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लें, कहने का मीन्स कि अब यदि यहां से हम लैम्डा ए निकालें तो अनुपाती यू ए हो जाएगा, और सिंबल हटाएंगे कांस्टेंट हो जाएगा के यू ए हो जाएगा, इसी इक्वेशन नंबर क्या मान रहे हैं 2। तो अगर हम समीकरण इस साइड को रफ कर दो ना, गुड। देखिए अब अगर यहां से हम इक्वेशन 1+2 कर दे तो लैम्डा सी लैम्डा ए इक्वल टू हो जाएगा के यू सी और के यू ए, क्लियर। के कॉमन हो जाएगा तो यू सी प्लस क्या हो जाएगा यू ए। आप जानते हैं कैटायन और एनायन जो चालकता होती है वो किसके इक्वल टू होती है, तुल्यांक की चालकता, राइट। मतलब हम यहां पर कुल तुल्यांक की चालकता हो गई हमारे पास। अब यहां से अगर हम किसी आयन का अभिगमनांक निकालें, जैसे हमें सूत्र पता है कि उस आयन के द्वारा धारा प्रवाह, तो धारा प्रवाह में हो गई चालकता, तो कैटायन की निकाला तो ये हो गया, और सभी आयन द्वारा धारा प्रवाह, तो सभी आयन का हमारे पास कितना हुआ लैम्डा इक्विवेलेंटली इनफाइनाइट हो गया तुल्यांक की चालकता। अगर यहां हम इसकी वैल्यू पुट अप कर देते हैं तो सूत्र क्या हो जाएगा के यू सी प्लस यू ए हो जाएगा, वही यहां पर हो जाएगा। अगर हम फार्मूला रख देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी यू सी प्लस यू ए। बेटा मेरी बात समझ आ गई आप तक? तो यहां से हम अगर हमसे कोई कहता है यूसी क्या है तो कैटायन का वेग है, यूए क्या है एनायन का वेग है, के क्या है कांस्टेंट है, लैम्डा ए क्या है एनायन की चालकता है। बात समझ आ रही है? तो यहां से हम कैटायन और एनायन दोनों के अभिगमनांक की गणना कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट नंबर को कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ आ गई? अब यहां से अगर हमें चालकता निकालना हो तो हम यहां से देखिए फार्मूला जनरेट कर सकते हैं, लैम्डा सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टीसी और इनटू क्या हो जाएगा लैम्डा इक्यू। मतलब अगर हमें चालकता निकालनी है कैटायन की तो ट्रांसपोर्ट नंबर का मल्टीप्लाई करा देंगे, और यहां से अगर हम लैम्डा ए निकालना चाहें तो हो जाएगा टी ए इनटू ये रहा तुल्यांक की चालकता आएंगी। तो हमारे कहने का मतलब इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, हम वेरी गुड चालकता कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? बेटा यहां तक जो किसी को प्रॉब्लम हो वो आप पूछ सकते हैं, ये फार्मूले मैंने आपको पहले ही समझा दिए थे, बाकी आप देख लीजिए। अगली बात हम लोग करेंगे वियोजन की मात्रा पर। एक मिनट के लिए समझ लीजिए, नोट कर लीजिए फर्क पड़ता है। हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा हम लोगों ने कहा कि अब हम लोग बात करेंगे दुर्बल वैद्युत अपघट्य वियोजन की मात्रा पर। बेटा जो दुर्बल वैद्युत अपघट्य होता है इसको हम वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं, और हमने आपको पिछले लेक्चर में डिस्कशन किया था कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो कंप्लीट रूप से डिसोसिएट नहीं होते। कहने का मतलब वह पूर्ण रूप से अपने आयनों में नहीं टूटते, और अगर वह कंप्लीट रूप से अपने आयनों में डिसोसिएट नहीं हो रहे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। बात समझ में आई है? तो यहाँ पर दूसरी बात यह है कि हम जानते हैं कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी होती है, मोलर कंडक्टिविटी, जो मोलर चालकता होती है वह वियोजन की मात्रा पर डिपेंड करती है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। The molar conductivity of weak electrolytes depends on the किस पर? Very good. Degree of dissociation depends on the degree of dissociation, उस पर डिपेंड करती है। अब दूसरा रीजन हमारे पास ये हुआ कि अगर हमारे दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वियोजन की मात्रा पर डिपेंड करती है, तो कैसे डिपेंड करती है?
तो अगर वियोजन की मात्रा बढ़ेगी तो मोलर चालकता बढ़ेगी, अगर वो घटेगी तो क्या होगी, घटेगी। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट हमारा कंप्लीट रूप से अपने आयन में डिसोसिएट हो जाए तब क्या होगा। तो उस समय जो वियोजन की मात्रा होती है जो कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। देखिए कैसे, हमने कहा कि हम जानते हैं ये लैम्डा, ये मोलर चालकता और लिखा सी। क्लियर, आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, मॉडल लैम्डा से भी नोट कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, मोलर चालकता तो है, मोलर कंडक्टिविटी तो है, लेकिन किस कंसंट्रेशन पर, सी सांद्रता पर। बात समझ आ रही है, किसी सांद्रता पर, कोई भी सांद्रता हो सकती है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता। ठीक है, और अगर मैं यहां बात करूं लैम्डा एम इनफाइनाइट की, तो ये क्या हो जाएगी, अनंत तन्यता पर, अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो क्या है, यहां से अगर हम वियोजन की मात्रा कैलकुलेट करें, बेटे क्या कैलकुलेट करें, वियोजन की मात्रा, तो क्या हो जाएगा, लैम्डा Cm अपॉन लैम्डा इनफाइनाइट m। कहने का मीन्स जो किसी सांद्रता पर दुर्बल वैद्युत घट पदार्थ है उसकी मोलर चालकता और अनंत तन्यता पर मोलर चालकता। तो मैंने बोला अगर कंप्लीट रूप से डिसोसिएट हो जाता है तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। बात समझ आ रही है, किसकी, वियोजन की मात्रा। मतलब दैट मींस ये जो किसी सांद्रता पर मोलर चालकता है वो अनंत तन्यता पर मोलर चालकता के जो क्या हो जाएगी, सॉरी क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। इसकी चालकता इसकी क्या हो जाएगी, बराबर, तभी तो वियोजन की मात्रा पर होगी। और ये तभी होगी जब कोई दुर्बल वैद्युत पदार्थ कंप्लीट रूप से अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहां से हम वियोजन की मात्रा को कैलकुलेट कर सकते हैं। बेटे आपने आपको 3 अनुप्रयोग बता दिए, कितने बता दिए, 3, टोटल 5 होते हैं। जनरली आप इनको पढ़ लीजिए, बाकी 1-2 पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल आते हैं जो आपको सॉल्व कराए जाएंगे। आगे आज हम लोग बात करेंगे, आपने पहले ही हमने आपको डिस्कशन कर दिया है, टॉपिक था आपका सेल में विद्युत अपघटनी सेल, इलेक्ट्रोलाइट सेल, हमने आपको पहले ही बता दिया है। लेकिन जनरली आप देख लीजिए, क्योंकि इस विद्युत अपघटनी सेल के बाद हम लोग फैराडे लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फैराडे लॉ। और फैराडे लॉ पढ़ने के बाद लास्ट जो टॉपिक होगा इस चैप्टर का, उसका नाम है बैटरी, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो इस चीज को डिस्कशन करने के लिए आज हम लोग एक छोटी सी बात करते हैं विद्युत अपघटनी सेल में। एक बार आपको रिमाइंड करा देता हूं कि अगर कोई कहता है विद्युत अपघटनी सेल क्या है, तो आप जानते ही हैं एक प्रकार ऐसा केमिकल सेल होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, विद्युत ऊर्जा को किस में देता है, रासायनिक